दादू रिधिमा के पास जाते हैं। रिधिमा डरी हुई कमरे में बैठी है। गेट खुलने की आहट मात्र से उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। दादू अंदर आते हैं और रिधिमा के पास बैठ जाते हैं। रिधिमा की हालत देख एक बारगी दादू भी टेंशन में आ जाते हैं। दादू, रिधिमा, अगर आप ऐसे घबराएंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? इतने साल हो गए लेकिन तुम आज भी उसी जगह रुकी हो। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारा डर ही उनकी ताकत बनेगा और तुम्हारे बच्चों की कमजोरी। हम सब यकीनन तुम्हारे साथ हैं, पर उन लोगों का सामना तुम्हें ही करना होगा। रिधिमा दादू के हाथों को पकड़ते हुए, बाबा, चाचा के जाने के बाद हमने आप में ही बाबा और मां में अपनी मां को देखा है। उस परिवार ने ना हमें परिवार में जगह दी, ना ही दिल में। यहां तक इन्होंने हमें मार ही दिया था, लेकिन मैं चाहकर भी इनसे नफरत नहीं कर पाती। और तो और आज अनाहिता का गुस्सा देखकर मैं बहुत डर गई हूं। उसकी आंखों में जो जुनून, जो तड़प देखी हमने बदला लेने की, उसे देख ये डर लग रहा है कहीं इससे बदला लेने के लिए अनाहिता इन जैसी ना बन जाए। उसका गुस्सा, उसका वो रूप। बाबा, कोई भी डर जाता उस वक्त उसे देखकर। दादू, वही तो बेटा, तुम ऐसे घबराओगी तो अनाहिता के गुस्से को सही दिशा कैसे दिखाओगी? उसे उन जैसे बनने से रोकने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा, उस वक्त के लिए जब उन सबसे तुम्हारा सामना होगा। और मुझे लगता है वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। अपने डर पर काबू करना सीखो रिधिमा। आज उसे देख मुझे ये तो यकीन हो गया है कि उसे तुम्हारे होने का अभी पता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा है जो अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। रिधिमा, लेकिन बाबा क्या? दादू, वो तो नहीं पता, लेकिन अब तुम खुद को स्ट्रांग बनाओ और चलो बाहर। तुम्हारी भतीजी की विदाई है, सारे आंसू यही बहा दोगी तो वहां क्या करोगी? दादू की इस बात पे रिधिमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। दादू, लो, अब तो ये भी आ गई, अब तो चलो। रिधिमा, कौन आ गया बाबा? दादू, मेरी बच्ची के होंठों पर हंसी। अब चलो। बाबा रिधिमा को लेकर बाहर जाते हैं। बाहर रिया की विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। रिया ने राधा की गोद से चावल लेकर पीछे की तरफ फेंके और रिया दादू के सीने में आकर छिप गई। दादू, बच्चे, इतना रोना है तो बता, वापस भेज दूं समर को? पार्थ, हाँ दादू, दी के आंसुओं से तो लगता है उन्हें नहीं जाना। एक काम कीजिए जीजू, आप ऐसे ही चले जाओ। रिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिया की इस बात से सबके चेहरे पर हंसी आ गई। रिया ने सबको गले लगाया और जब अनाहिता को गले लगाया तो उसके कानों में बोली, मुझे पता है अनाहिता, तुम बहुत गुस्से में रहती हो, उसका कारण भी पता है, लेकिन प्यार को आने की जगह तो दो, सब ठीक हो जाएगा। अनाहिता, जी दीदी। फिर रिया पार्थ के गले लगती है और बोलती है, थोड़ी जिद्दी है पर तू ट्राई मारते रहना, और जब घर आऊं तो गुड न्यूज देना अपने रिश्ते के बारे में। पार्थ, देखते हैं। फिर रिया कार्तिक को गले लगाते हुए, वैसे नंदू बुरी नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, थोड़ी नकचड़ी है लेकिन परफेक्ट है। कार्तिक, जिनी आपको पता था? रिया, बेटा बड़ी हूं तुमसे, इतना दिमाग तो है मेरे पास। और वापस उसे गले लगा लिया। पार्थ और कार्तिक ने रिया को गोद में उठाया और कार में ले जाकर बिठा दिया, जिसमें समर पहले से ही बैठा था। थोड़े आंसुओं और खुशी के बीच रिया जा चुकी थी। रिया के जाने के दुख के साथ शादी ठीक से हो जाने की खुशी भी थी। बाहर के काम खत्म करके सब अपने अपने कमरों में आ गए। सब ऐसे पड़े कि शाम तक किसी को खुद की सुध ही नहीं थी। शाम 7 बजे पार्थ जब उठा तो उसने ध्यान दिया, जब से साहब आए थे अनाहिता उसके बाद एक बार भी नहीं मिली और ना ही उसने बात की। यहां तक कि रिया की विदाई के वक्त भी उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। पार्थ ने सोचकर देखा तो उसे एक पल को लगा अनाहिता फिर से पहले जैसी हो गई। इस एक सोच ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया। वो झट से उठा और भागकर नंदिनी के कमरे में आया। वहां नंदिनी, मुक्ति और निक्की थे, लेकिन अना वहां नहीं थी। वो भागकर नीचे गया, लेकिन अनाहिता वहां भी नहीं थी। पार्थ किचन में गया, ये सोचकर कि अना वहां होगी, लेकिन वहां सिर्फ राधा जी थी।
पार्थ वहां से जल्दी से अपने कमरे में आया। तभी उसे पायल की आवाज आई जो ऊपर टेरेस से आ रही थी। पार्थ दौड़कर ऊपर गया। शादी की लाइटिंग अब तक लगी थी। अनाहिता ने ऊपर क्रॉप टॉप पहना था जिससे उसकी कमर का हिस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसके साथ प्लाजो। उसके बाल खुले होने की वजह से कमर के नीचे तक आ रहे थे। टेरेस पर हवा चलने की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे। वहां कोई नहीं था अनाहिता के अलावा, और वो इस वक्त बिल्कुल शांत थी। सिर्फ उसके पायलों की आवाज पूरी छत पर गूंज रही थी। पार्थ ने उसे देखा और ऊपर आकर उसे पीछे से पकड़कर खड़ा हो गया। आज अनाहिता ने उसके हाथों को नहीं पकड़ा, ना ही हमेशा जैसे उसके सीने से खुद को लगाया। पार्थ का दिल जोरों से धड़क रहा था। पार्थ, क्या हुआ? आज शेरनी इतनी चुप क्यों है? आज उसको अपने मेजर को परेशान नहीं करना। सुबह से पता नहीं कहां हो। अनाहिता पार्थ की तरफ चेहरा करते हुए, पार्थ आज आपको कुछ समझ नहीं आया? पार्थ, क्या नहीं समझ आया? अनाहिता, आपने नहीं देखा आज पार्थ वो कैसे दादू, अनिरुद्ध, मां और बाकी सबको धमकियां दे रहे थे, और वो सिर्फ हमारी वजह से। पार्थ, सिर्फ तुम्हारी वजह से? सोच समझ कर बोलो अना। उन्हें तो पता भी नहीं तुम्हारे यहां होने का। कुछ भी बोल रही हो तुम। अनाहिता, कुछ भी नहीं बोल रहे हम। जो सच है वो बोल रहे हैं। इस परिवार से उनकी दुश्मनी हमारे पापा की वजह से हुई थी, और आज वो उसी का बदला लेने आए थे। हम नहीं चाहते हमारी वजह से कुछ भी हो इस परिवार को या इस परिवार के लोगों को। वो कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? कहते कहते अनाहिता की आंखों से आंसू का एक कतरा उसके गालों पर आ गया, जिसे उसने जल्दी से साफ कर दिया। पार्थ, हां, नहीं समझ आ रहा मुझे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे शब्द एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। हां, मैं नहीं समझ पा रहा तुम वो बात क्यों कर रही हो जिसे मानना खुद तुम्हारे बस में नहीं है। अनाहिता, हमने खुद को समझा लिया है पार्थ, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। हमसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैमिली और इसके लोग हैं। हम अभी तक जी रहे थे ना, आगे भी ऐसे ही छिपकर रहेंगे जब तक उन लोगों के कच्चे चिट्ठे बाहर ना आ जाएं। और यहां बात सिर्फ आपकी या हमारी नहीं है, यहां बात हमारी फैमिलीज की है, बात इस देश की है। इसीलिए हम जो कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। हमारा साथ होना खतरा है हमारे अपनों के लिए, और हम ये खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। पार्थ, दिमाग ठीक है तुम्हारा अनाहिता? एक इंसान को सिर्फ देखकर तुम अपने प्यार से पीछे हट रही हो। हम दोनों ने प्रॉमिस किया था साथ मिलकर उनका सामना करने का, फिर क्यों तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? अनाहिता, हम वही कह रहे हैं जो सही है हमारे लिए। पार्थ, आप इसे एक मुलाकात समझकर भूल जाइए। हमारे लिए आपको भुलाना मुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, और कभी ना कभी तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते हम जाने वाले हैं वहां आपको नहीं ले जा सकते। हमारी वजह से आज वो आप पर हमला करने वाले थे। ये कहते हुए अनाहिता की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। पार्थ ने एक हाथ से अनाहिता के हाथ को पकड़ा और दूसरे से उसके आंसू पोंछते हुए उससे पूछा, तुम्हें सीरियसली लगता है आज उन्होंने जो भी कहा या करने वाले थे, सिर्फ उसकी वजह से हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए? पार्थ की बात का अनाहिता ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। तो पार्थ ने वापस उसे आवाज दी, अनाहिता, अगर सिर्फ इस बात की वजह से तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं कसम खाकर कहता हूं मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। पार्थ की बात सुन अनाहिता ने रोते हुए आसमां की ओर देखा और भागते हुए आकर पार्थ के सीने से लग गई। अनाहिता ने पार्थ को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसके छोड़ते ही वो कहीं चला जाएगा, और जोर जोर से रोने लगी। पार्थ ने अनाहिता को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अनाहिता लगभग 5 मिनट तक रोती ही रही। पार्थ को लगा अनाहिता मान गई, लेकिन अनाहिता को उसके फैसले से हटाना इतना भी आसान नहीं था। 5 मिनट बाद अनाहिता ने अपनी पकड़ ढीली की और देखते ही देखते पार्थ के गालों को चूम लिया। पार्थ कुछ बोलता उससे पहले अनाहिता ने कहा, सॉरी पार्थ, और नीचे भाग गई। पार्थ को दूर तक अनाहिता के पायलों की आवाज सुनाई दे रही थी। पार्थ वहां खड़े होकर सोच रहा था कि आखिर अनाहिता ने सॉरी क्यों कहा और फिर नीचे क्यों चली गई।
पार्थ को इतना यकीन तो हो गया था, जो सब अनाहिता अभी कह के गई वो करना खुद उसके लिए बहुत मुश्किल है। पार्थ को समझ आ गया था कि अनाहिता भले ही दिखा नहीं रही, लेकिन साहिब का डर उसके प्यार पर हावी होने लगा है और इसे दूर करने के लिए खुद अनाहिता को अपने डर पर काबू करना पड़ेगा। इसीलिए पार्थ ने सोच लिया अब वो अनाहिता से कुछ नहीं कहेगा और वैसा ही करेगा जैसा अनाहिता ने कहा है। कुछ देर में पार्थ भी नीचे आ गया। थोड़ी देर में अर्चित और रुद्राक्ष को छोड़कर घर के सारे लोग हॉल में थे, सिवाय अनाहिता और पार्थ के। पार्थ अपने रूम में था, जबकि अनाहिता बाहर गार्डन में। विजय ने राजू काका को अनाहिता और पार्थ को बुलाने को कहा। अनाहिता अंदर आई तो सब उसी को देख रहे थे। विजय, अना यहां आओ। अनाहिता आकर विजय के पास बैठ गई। तभी दादू ने आते हुए पार्थ को देखा। दादू, अनाहिता तुमसे कुछ पूछना था हम सबको। आशा करते हैं तुम उसका जवाब सिर्फ सच ही दोगी। अनाहिता, जी दादू, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। दादू, मैं जानना चाहता हूं उस रात रास्ते में जो हमला हुआ तुम सब पर क्यों हुआ था। इस सवाल से अनाहिता के चेहरे पर कुछ लकीरें उभर आई। वहीं कार्तिक और पार्थ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादू, कुछ पूछा मैंने अनाहिता। अनाहिता, दादू वो हम पे किया गया था। अनाहिता पर हमले की बात सुन घर की सारी औरतों के चेहरों के रंग उड़ गए। दादू, लेकिन क्यों? आखिर कॉलेज में पढ़ने वाली या कैफे में पार्ट टाइम जॉब करने वाली किसी लड़की पर यूं जानलेवा हमला कौन कराएगा? अनाहिता चुप थी। वो सिर्फ रिधिमा का चेहरा देखे जा रही थी, जो इस वक्त गुस्से में था। दादू थोड़ा तेज आवाज में, मैंने जो पूछा उसका सीधा और सही जवाब दो अनाहिता। अनाहिता, हमने उनके इल्लीगल वेपन्स के कंटेनर पकड़ाए थे, शायद इसलिए। दादू, तुम जैसी सीधी साधी लड़की को ये वेपन्स और बाकी सब की जानकारी कैसे? अनाहिता इस सवाल पे वापस चुप हो जाती है, जिससे दादू को गुस्सा आ जाता है। दादू गुस्से में खड़े हो जाते हैं। दादू, अनाहिता तुम जानती भी हो कौन है वो, और तुम कर क्या रही हो? अनाहिता सर नीचे करके, हां जानती हूं। अनाहिता आगे कुछ बोलती तभी उसके गाल पे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है, जो रिधिमा जी ने मारा था। उनके यूं करने से सारे घर वाले उनकी ओर देखने लगते हैं। अनाहिता को यूं थप्पड़ मारने के बाद रिधिमा रोते हुए बैठ जाती है। पार्थ दौड़कर उसके पास जाता है। वहीं कार्तिक और नंदिनी अनाहिता को संभालते हैं। रिधिमा रोते हुए, अगर तू जानती है कि वो कौन है तो ये भी जानती होगी कि वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। एक बार तो मैं खुद को और इसको बचा गई, लेकिन इस बार नहीं बचा पाऊंगी। बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? दादू, अनाहिता दो जवाब रिधिमा को उसके सवालों का। बिना किसी से पूछे, बिना जाने समझे तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, बिना जाने कि उसका परिणाम क्या होगा। विजय, तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो परिवार किस हद तक नफरत करता है तुमसे और तुम्हारी मां से। पार्थ, पापा उसे कुछ कहने तो दीजिए। विजय, क्या कहने दूं? तू भी तो जानता था सब। तूने भी सब छिपाया। सब अपनी अपनी तरफ से खेल रहे हो, बिना अंजाम का सोचे। अंजाम इस बार वो नहीं, हम तय करेंगे। विजय भाई साहब, सामने से आती आवाज ने सबको चौंका दिया। इस देश के सुरक्षा कवच रहे हमारे सबसे बेस्ट कर्नल को एक बुरी मौत देने वाले शख्स का अंजाम इतना भयावह होना चाहिए जिसकी कल्पना भी वो कभी ना कर सके। दूसरी आवाज ने विजय, दादू के साथ पार्थ को भी चौंका दिया। ये आवाज लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा की थी, जिनके साथ अविनाश और अनिरुद्ध भी थे। पार्थ, सिन्हा सर आप? बाकी सब अविनाश को जिंदा देख चौंक गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या प्रतिक्रिया दें। रिधिमा ने अविनाश को देखा तो वर्षों से थमी आंखें झरने सी बहने लगी। रिधिमा को यूं देख अविनाश भी खुद को रोक न सका। जिस बहन को उसने पूरे श्रृंगार में देखा था, आज यूं सफेद कपड़ों में देख उसका दिल बैठ गया। अविनाश ने दौड़कर रिधिमा को गले लगा लिया। उनका रोना देख वहां खड़े हर शख्स की आंखें भीग चुकी थी। ऐसा लग रहा था रिधिमा ने जो आंसू सबसे छिपा रखे थे, वो आज अविनाश को देख रुक नहीं रहे थे।
काफी देर तक दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगे रहे। फिर रिधिमा ने वापस अविनाश को छूकर उसके होने के एहसास को महसूस किया। थोड़ी देर बाद अविनाश आकर विजय के गले लग गया। विजय ने भीगी पलकों से उसका स्वागत किया। घर के हर सदस्य से मिलने के बाद वो सबके साथ बैठ गया। हॉल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर सवाल था, सिवाय अनाहिता और अनिरुद्ध के। जहां घर वाले सिन्हा सर और अविनाश को देख के हैरान थे, वहीं पार्थ और कार्तिक सिन्हा सर के साथ अनिरुद्ध को देख सोच में पड़ गए थे। दादू, अविनाश जब तुम बच गए और यहीं थे तो हम सबसे मिले क्यों नहीं? सिन्हा सर, क्योंकि आर्मी ने इनको ये इजाजत नहीं दी थी। सूर्य प्रताप की मौत जिस तरह और जिस माहौल में हुई थी, उसकी जांच के लिए मिस्टर अविनाश को बिना किसी को दिखे अपना वजूद छिपा के रखना था, ताकि दुश्मनों को यही लगे कि ये भी उस हादसे में नहीं रहे। विजय, सूर्य तो बॉर्डर पर शहीद हुआ था, तो आप बार बार ये क्यों कह रहे हो कि उसे मारा गया? अविनाश, क्योंकि उस दिन हम यहां से निकले तो थे, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाए। रास्ते में ही हमें और अविनाश ने सारी बातें उन सबको बताई। साथ ही अनाहिता की ट्रेनिंग से लेकर पिछले 4 सालों की हर बात उन्हें बताई। दादू, इसीलिए उन्होंने अनाहिता पर हमला किया था। अविनाश, सिर्फ एक बार नहीं, कई बार उन्होंने अनाहिता पर हमले करवाए हैं, वो भी ये जाने बिना कि वो दीदी और जीजू की बेटी है। तो सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? सिन्हा सर, कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आज अनाहिता का ऑफिशियल लेटर लाया हूं। अनाहिता सूर्य प्रताप रघुवंशी को उनके पापा के बदले देश के लिए अपनी ईमानदारी और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए। सिन्हा सर ने हाथ में लिए लेटर को अनाहिता को देते हुए कहा, अनिरुद्ध, ले लो अनाहिता, ये तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। 3 सालों से जिस दिन का इंतजार कर रही थी तुम, आज वो दिन आ गया है। अब तुम पूरी दुनिया के सामने कैप्टन अनाहिता सूर्य प्रताप रघुवंशी हो। अनाहिता ने लेटर लिया। उसकी आंखें एकटक उस लेटर को देख रही थी, फिर पार्थ को। उसे पार्थ की आंखों में कई सवाल नजर आए। सवाल, उसने ये सब पार्थ को क्यों नहीं बताया? सवाल, अनिरुद्ध अनाहिता को कैसे जानता है? सवाल, आखिर अनाहिता ने ये सब क्यों किया? लेकिन इस वक्त ना तो वो पूछ सकता था, ना ही अनाहिता उसे बता सकती थी। सिन्हा सर खड़े होते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनाहिता, अभी तुम्हें लेटर मिला है, तो तुम अब ऑफिशियली यहीं रहकर अपने और देश के दुश्मनों का मुकाबला कर सकती हो। आर्मी तुम्हें पूरी पावर देता है। कहते हुए सिन्हा सर ने एक पिस्टल निकाल के अनाहिता के हाथों में रख दी। फिर अनाहिता के सर पर अपना हाथ रखते हुए, जानता हूं अभी तुम 22 की हो, उम्र बहुत छोटी है, लेकिन जज्बा बहुत बड़ा, और इस जज्बे में मुझे सूर्य प्रताप रघुवंशी की झलक दिखाई देती है। फिर अपना हाथ आगे करते हुए, वादा करो उन लोगों को उनके घुटनों पर लाओगी। इन्होंने देश और रिश्तों को एक खिलौना मात्र समझा है। इस देश से गद्दारी करने वाले हर शख्स को जीते जी नर्क का दर्शन करवाओगी। मुझे सूर्य प्रताप की मौत का एक बेहतरीन बदला चाहिए। अनाहिता अपने हाथों को सिन्हा सर के हाथों में रखते हुए, वादा रहा सर, जान भले चली जाए पर राजपूत का वादा कभी नहीं टूटेगा। जय हिंद सर। सिन्हा सर, जय हिंद ऑफिसर। सिन्हा सर, मेजर पार्थ, क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ना चाहोगे? पार्थ को देख सिन्हा सर ने कहा। पार्थ सिन्हा सर के साथ बाहर जाने लगा तो सिन्हा सर ने अनिरुद्ध को भी बुलाया और अविनाश को भी। उनके साथ अनाहिता भी बाहर तक गई। आखिर ये सब इस वक्त आर्मी के ही थे। चारों बाहर आए तो सिन्हा सर ने उन तीनों से कहा, अनिरुद्ध और पार्थ, एक बात जो जाननी बेहद जरूरी है आप दोनों के लिए। हमारे लिए बाहर के दुश्मनों को मारने से ज्यादा जरूरी है घर के दुश्मनों का खात्मा करना। फिर चारों तरफ देखते हुए, आप लोग तुरंत मेरी गाड़ी में जाकर बैठे। चारों लोग जाकर उनकी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी रोड पर दौड़ने लगी। सिन्हा सर, पार्थ, तुम्हें पता है तुम्हारे घर के बाहर साहिब के आदमी हैं, सब एक साथ। नहीं सर, लेकिन आपको कैसे पता ये सर? सिन्हा सर, आप लोग शायद भूल गए हैं, आर्मी ऑफिसर्स को अपनी आंखें और कान हर वक्त खुले रखने चाहिए, सोते वक्त भी। मुझे बाहर वो लोग दिखे, तुम्हारे घर पर नजर रखी जा रही है, पता नहीं किस वजह से। अनाहिता, शायद हमारी वजह से।
अनाहिता ने पार्थ को देखते हुए कहा। सिन्हा सर, हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक सीक्रेट मिशन है जिसकी वजह से मुझे रातों रात यहां आना पड़ा। 15 अगस्त को लखनऊ बॉर्डर से हथियारों से भरे 2 कंटेनर देश के बाहर जाने वाले हैं, आतंकवादी संगठनों के पास, जिनका संबंध साहिब से है। क्योंकि उनके पिछले 2 कंटेनरों को हमने पकड़ लिया है अनाहिता की वजह से, और हो सकता है इस मौके पर हमारा ध्यान भटकाने के लिए सीएम आवास पर हमला हो और बम धमाके की भी इंफॉर्मेशन है। इसीलिए ऑफिसर्स, आपकी छुट्टियां बढ़ा करके आपको इस सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है। आपकी टीम लीड करेंगे अविनाश। सब साथ में। यस सर। सिन्हा सर, पार्थ आप कल से लखनऊ बॉर्डर पर होने वाली हर एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे और मुझे रिपोर्ट करेंगे। अनिरुद्ध, आप अभी से साहिब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, खुद की पहचान दिखाए बिना। इज दैट क्लियर? अनिरुद्ध, यस सर। सिन्हा सर, मिस अनाहिता, क्योंकि आपकी पकड़ डेटा और कंप्यूटर लीड में अच्छी है, इसीलिए आप साहिब के यहाँ का हर डेटा हैक करके जितना हो सके उतना उनके नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन पता लगाने की कोशिश करेंगी, हमेशा की तरह खुद को बचाते हुए। राइट अनाहिता? अनाहिता, राइट सर। सिन्हा सर, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी हमारा एम सिर्फ और सिर्फ हथियारों को पकड़ना, सबूत जुटाना है, उनसे उलझना या खुद को उनकी नजर में नहीं आने देना है, और अपने देश को इन हथियारों से आने वाली तबाही से बचाना है। उसके बाद इस साहिब को इसकी जगह दिखानी है। इन सब के लिए आपको डेली अविनाश को रिपोर्ट करनी होगी। इज दैट क्लियर? सब साथ में। ओके सर। सिन्हा सर, ओके ऑफिसर्स, मिलते हैं 15 अगस्त को। अब आपको वापस आपके घर छोड़ा जाएगा। अब तक उन आदमियों को वहां से हटा दिया गया होगा। गाड़ी से उतरकर सब साथ में। जय हिंद सर। सब लोग घर आते हैं, जहां सारे लोग गार्डन में बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। कार्तिक ने आते हुए पार्थ को गले लगाते हुए बोला, भाई बाहर तक छोड़ने आया था या राउंड मारने चला गया था? और दोनों हंस दिए। अनाहिता ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर चली गई। रिधिमा ने उसे रोकने की कोशिश की तो दादू ने इशारे से उसे मना कर दिया। अनिरुद्ध विजय जी को एक कार्ड देते हुए, अंकल ये कल के रिसेप्शन का इनविटेशन है। मैं आ रहा था तो पापा ने बोला कि देता हूं, अब मुझे चलना चाहिए। दादू, बेटा कुछ पूछूं तो बताओगे? अनिरुद्ध, जी दादू, आप तो बस पूछिए। दादू, तुम और अनाहिता एक दूसरे को कब से जानते हो? अनिरुद्ध, दादू मैं 3 साल पहले मिला था अनाहिता से, जब अविनाश सर ने मुझे उससे मिलाया था। तब से हम दोनों साथ काम करते हैं। सच कहूं तो मैं जब भाभी की शादी में मिला तभी हम आपको सब बताने वाले थे, लेकिन अविनाश सर ने हमें रोक दिया था। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। कहते हुए अनिरुद्ध ने दादू के आगे हाथ जोड़ लिए। दादू, माफी की जरूरत नहीं है बेटा, उल्टा मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूं। तुमने मेरी बच्ची का साथ उस वक्त दिया जब वो अकेले उस रास्ते पर चल पड़ी थी, जहां हर मोड़ पर सिर्फ मौत उसका इंतजार कर रही थी। अनिरुद्ध, दादू आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बात देश की थी, और वो भी तो मेरी दोस्त है। इसीलिए जो किया मैंने देश के लिए और अपनी दोस्त के लिए किया। आप लोगों को उसके पास जाना चाहिए। वैसे तो वो अपनी बातें किसी से नहीं करती, लेकिन इस वक्त उसे एक दोस्त, परिवार की बहुत जरूरत है। मैं कल मिलता हूं आप सबसे। मैं चलता हूं, भाभी वेट कर रही होंगी। अनिरुद्ध सबको नमस्ते बोलता है और चला जाता है। अविनाश, अंकल मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए। विजय, तुम कहां जा रहे हो? अभी तो तुम्हारे आने की खुशी भी ठीक से महसूस नहीं हुई और तुम जाने की बात कर रहे हो। तुम अब कुछ दिन हमारे साथ ही रहोगे। अविनाश, इतने अच्छे परिवार को छोड़कर जाना किसे अच्छा लगता है, लेकिन आप सबके साथ रहना अभी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो कुछ दिन तक दीदी और बच्चों को यही रोक लीजिएगा। मैं अनाहिता से मिलकर आता हूँ। दादी, चले जाना, लेकिन अभी चलो हमारे साथ, खाना खाओ। अपनी बहनों के हाथ का खाना नहीं खाना चाहोगे? अविनाश, आंटी ये कहकर तो आपने मेरे पैर ही बांध दिए। राधा दीदी के हाथों की दाल और रिधिमा दीदी के हाथों के जीरा आलू और अन्नू दीदी के हाथों का मूंग दाल का हलवा बहुत याद आते हैं मुझे। राधा, अनु और रिधिमा, बस 5 मिनट रुकिए, हम अभी बनाकर लाते हैं। तीनों किचन की ओर चली जाती हैं।
अविनाश दादू, पंकज और विजय के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। नंदिनी और मुक्ति अनाहिता के पास जाती हैं। सबको बिजी देख पार्थ बाहर आता है। निक्की और कार्तिक उसके साथ बाहर आते हैं। कार्तिक, भाई मुझे भी चलना चाहिए, परसों से ड्यूटी ज्वाइन करनी है, बहुत हो गई मस्ती, अब थोड़ा साहिब से निपट लिया जाए। निक्की, मुझे भी कल जाकर घर की सफाई देखनी है, अब लखनऊ में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, वरना वो खड़ूस बॉस मेरा जीना मुश्किल कर देगी। दोनों अपनी अपनी बोले जा रहे हैं, लेकिन पार्थ एकदम चुप था। निक्की ने देखा और कार्तिक की ओर इशारा किया। कार्तिक ने पार्थ का चेहरा देखा और फिर उससे कहा, अब तो सब क्लियर हो गया है ना, अनाहिता के बारे में सब पता चल गया है, अब तो तुम दोनों हर कदम साथ रहोगे, फिर क्यों देवदास बन रहा है, अब तो मुस्कुरा दे मेरी जान। पार्थ, खुश हो जाऊं कि अनाहिता अब मेरे पास रहेगी, या दुखी हूं कि पास रहकर भी साथ नहीं रहेगी। निक्की, क्या पहेलियां बना रहा है, ढंग से बोल ले। पार्थ, अनाहिता चाहती है मैं और वो अपना प्यार भूल जाएं, क्योंकि उसके मुझे प्यार करने से मेरे परिवार को खतरा है। कार्तिक, और वो ऐसा क्यों बोल रही थी? पार्थ, साहिब की वजह से। उसे लगता है साहिब उसकी दुश्मनी मुझसे और मेरे परिवार से निकालेगा, उसकी वजह से मेरे परिवार को खतरा है और ये खतरा उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। कार्तिक, तो तू क्या करेगा? पार्थ, वही जो अनाहिता ने कहा, दूर रहूंगा उससे। कार्तिक, और इससे वो साहिब तुझे और इस फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पार्थ, अनाहिता को तो यही लगता है। कार्तिक, और तुझे क्या लगता है? अभी उसके दिमाग में डर और बदला एक साथ घूम रहे हैं, उसे लगता है बदले के चक्कर में कहीं वो तुम सबको ना खो दे, हमें ना खो दे। इस वक्त उसका दिमाग उसके दिल पर हावी है और ये तेरा फर्ज है, तू उसके दिमाग को चुप करा के उसके दिल की बात उसके कानों तक पहुंचा, उसके गुस्से को शांत कर, उसके लिए चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े। पार्थ, लेकिन। कार्तिक, नहीं पार्थ, कुछ नहीं, जा और समझा उसे। मैं नहीं चाहता तू भी अपने प्यार को वैसे ही याद करके रोए जैसे मैं रोया हूं 4 सालों से। जा। पार्थ, पक्का अभी जाऊं? निक्की, नहीं रुक जा, मुहूर्त निकलवाती हूं। नहीं तो सुन, रहने ही दे, अनिरुद्ध दोस्त तो है ही उसका, एक काम करते हैं, शादी करा देते हैं दोनों की, फिर जब इनके बच्चे होंगे और तुझे मामा बोलेंगे तब जाना। निक्की बोले ही जा रही थी तो पार्थ बिना उसकी सुने ही भाग गया। फिर नामकरण भी तू ही कर देना बच्चों के। हे महाकाल, क्या निकम्मे दोस्त दिए हैं। सीना ठोक के प्यार तो कर लिया, लेकिन संभालने की हिम्मत एक में भी नहीं है। बाबू, प्यार संभालने के लिए जिगरा होना चाहिए, वो है ही नहीं तुम में। इससे अच्छा तो मैं लड़का होती तो अनाहिता को कभी गुस्सा ही नहीं होने देती। कार्तिक, वैसे तू इतना कुछ बोल किसे रही है? निक्की पीछे मुड़ते हुए, इसे और किसे, वहां किसी को ना पाकर कहां गया ये? कार्तिक, तेरे ज्ञान की गगरिया ज्यादा ना छलक जाए, इसीलिए भीगने से पहले ही भाग गया। निक्की, कुत्ते बता नहीं सकता था मुझे। कार्तिक, तू बोलते हुए बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए सोचा बोलने देता हूँ। निक्की, तू मार खाते हुए बहुत अच्छा लगता है, चला जा, आज तुझे मार ही देती हूँ, कहकर निक्की ने अपनी चप्पल उतारी और कार्तिक को वहीं ग्राउंड में दौड़ाने लगी। इधर अनाहिता छत पर बैठी वहां लगी झालरों से निकलने वाली रोशनी देख रही थी। नंदिनी और मुक्ति काफी देर से उसी के पास बैठी थी, लेकिन फिर भी वहां एकदम शांति छाई थी। नंदिनी इस बात से गुस्सा थी कि अनाहिता ने इतने दिनों की दोस्ती में भी उसे कुछ नहीं बताया। वहीं मुक्ति तो इसलिए गुस्सा थी कि उसे कुछ भी नहीं पता था। पार्थ छत पर आया और नंदिनी को मुक्ति को ले जाकर जाने का इशारा किया। नंदिनी गुस्से में उठी और मुक्ति का हाथ पकड़ के बोली, मुक्ति चल यहां से, जब इसको समझ आ जाए हमारे सवालों का क्या जवाब देना है तो ये खुद आ जाएगी हमारे पास। मुक्ति, लेकिन वो अकेली है यहाँ। नंदिनी, ऐसा तुझे लगता है, बहुत सारे लोग हैं इसके पास, तभी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे रहने या जाने से। बचपन की दोस्ती की भी कद्र नहीं की इसने। तुझे नहीं बताया, चल ठीक है, लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था। पर मजाल है कि अभी भी इसका मुंह खुल जाए और ये सॉरी बोल दे। ओह, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी, ये दी ग्रेट अनाहिता रघुवंशी है, ये भला क्यों किसी को सॉरी बोलेगी। लेकिन हाँ, एक बात अच्छे से समझ ले अनाहिता, आज से हमारी दोस्ती बस नाम के लिए ही रह गई है। ये कहकर नंदिनी उठी और जाने लगी।
तो अनाहिता ने उसके हाथ पीछे से पकड़ लिए। अनाहिता, मत जा यार, तू जानती है हम तेरे से कभी कुछ नहीं छिपाते, फिर चाहे जैसी भी बात हो। ऐसा करने के लिए हमें मामा जी ने कहा था। तू बता, तुझे अचानक से पता चले कि तू आज तक जो भी सुनती आ रही है अपने पापा के बारे में, वो सब गलत है। और आपके पापा को जिसने दर्द भरी मौत दी है वो कोई और नहीं, आपके ही दादा चाचा हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बदला था उस वक्त। तुझे कुछ ना बताने से हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुझे और मुक्ति को हर मुश्किल से बचाना था। नंदिनी, सिर्फ इसलिए इतने सालों से तू वो बेरंग जिंदगी जी रही थी जिसमें ना कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई तेरा साथी था। तूने तो अपनी दोस्त को इस काबिल भी नहीं समझा कि वो तेरा दर्द बांट सके। अनाहिता, ऐसा नहीं है नंदू, हम तुम्हें कैसे समझाएं? पार्थ, मत समझाओ, क्योंकि तुम समझा ही नहीं पाओगे। तुम खुद सोचती हो कि तुम सब ठीक कर रही हो और उसी को सच मान लेती हो। तुम सबको खुद से दूर करके बचाना चाहती हो। तुम ये क्यों नहीं समझती, जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल पाएगा, न तुम ना ही हम। अनाहिता, हम दूर रहेंगे तो उनका ध्यान आप सब पर तो नहीं जाएगा। पार्थ, और तुम्हें लगता है जो परिवार सालों से बुआ के साथ खड़ा है वो तुम्हारी बचकानी हरकतों में साथ देगा? अनाहिता, हम ये सब नहीं जानते, हम सिर्फ आप सबको ठीक देखना चाहते हैं। नंदिनी, आंखें खोल और देख, सब साथ हैं और खुश भी। यूं तू अपने डर से सब बर्बाद कर दे उससे पहले रुक जा अनाहिता, वरना साहिब तो नहीं लेकिन तू खुद सबको दर्द देगी। मुझे तेरे अलावा और कोई यहां नहीं दिख रहा जो साहिब या उसके किसी और आदमी से डरे। मुझे मेरी पहले वाली अनाहिता चाहिए जो हर किसी से बेफिक्र होकर भिड़ जाती थी। अगर वो मिल जाए तो नीचे आके मुझसे मिला देना। और नंदिनी मुक्ति नीचे चली जाती हैं। पार्थ, पहली बार देखा तो तुम्हें देखकर लगा सब कुछ परफेक्ट है सिवाय एक हंसी के। मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता था। फुलाते लाते कब तुमसे प्यार हो गया मुझे ही नहीं पता चला। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता मेरे प्यार से तुम डरने लगोगी तो कभी नहीं बताता तुम्हें अपने प्यार का। ये वो अनाहिता है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। अब तुम नहीं, मैं दूर जाऊंगा तुमसे, क्योंकि मुझे इस डरपोक लड़की का साथ चाहिए ही नहीं। सिर्फ इस मिशन तक का साथ है हमारा। और पार्थ जाने लगा। पार्थ ने जानबूझकर ये बातें कही ताकि अनाहिता अपने प्यार को दूर जाते देख अपना डर छोड़ दे। और हुआ भी ऐसा ही। अनाहिता नंदिनी और पार्थ की कही बातें सोचने लगी। और पार्थ अभी सीढ़ियों से नीचे उतरा भी नहीं था कि अनाहिता ने उसे वापस ऊपर की तरफ खींचा और उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अनाहिता के यूं थप्पड़ मारने पर पार्थ को थोड़ा गुस्सा आ गया। पार्थ, दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? तुम ही पहले कहोगी कि दूर रहना है और जब दूर रहने लगे तो थप्पड़ मारोगी। प्यार किया है तुमसे, तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। हर बार तुम्हारी कही बातों पर नहीं चल सकता मैं। अनाहिता पार्थ के गालों को छूकर, सॉरी, गलती हो गई हमसे, हमें आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन आपके दूर जाने की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाए। पार्थ, और अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने कुछ कहा था, याद करो जरा। अनाहिता, जो भी कहा गलत कहा, भूल जाइए उसे। अब ये है हमारे हाथ में लिया लेटर पार्थ को दिखाते हुए, और हमें अब डर नहीं है किसी बात का। पार्थ, और अचानक ये दिव्य ज्ञान कहां से मिल गया तुम्हें? अनाहिता, मां के और नंदिनी के थप्पड़ से। अनाहिता ने अपने गाल को छूकर कहा। पार्थ ने छूकर देखा। अनाहिता के गालों पर दोनों तरफ उंगलियों के निशान छप गए थे। पार्थ, बुआ का तो सबने देखा, लेकिन ये नंदू ने कब चिपकाया तुम्हें? अनाहिता, अभी छत पे। पार्थ, अच्छा किया, मेरे हाथ तो उठेंगे नहीं तुम पर, वरना मैं तो 5-6 लगाता। सबको छोड़कर चली जाएगी ये। अब चीजें तुम्हारे ही हिसाब से चलेंगी ना। जब तुम बोलोगी लोग पास आ जाएंगे, जब तुम बोलोगी लोग दूर चले जाएंगे। डर था, मानता हूं, लेकिन तुमने कहा अपना प्यार भूल
पहली बार तुम्हें देखकर ही दिल धड़का था, और इसकी धड़कनें बंद भी होंगी तो तुम्हें ही देखते हुए। समझी? अगर कुछ भी कहना है तो अभी कह दो। बार बार का झमेला मुझसे नहीं होगा। और हाँ, मैं तो तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूं नहीं, तो तुम भी ये बात दिमाग से निकाल देना। एक बात और याद रखना, इसके बाद ये मनहूस बातें बोलने को रह ना जाए। पार्थ ने दूसरी तरफ चेहरा घुमाते हुए कहा, अनाहिता, ये सच है कि बहुत गलत कहा हमने आपसे, और आपका नाराज होना लाजमी है। अपनी नफरत और डर में उन सबको खुद से दूर करने चले थे जो हमारा हौसला, हमारी ताकत है। हम ये भी जानते हैं, जो बातें कुछ देर पहले कही हमने, उसने आपको बहुत दर्द दिया है। हाँ, हम डर गए थे साहिब को देखकर। जब उन्होंने रुद्राक्ष को छुआ तो हमें लगा कुछ गलत कर देंगे वो उनके साथ। हमें यह भी पता था कि आप और कार्तिक के होते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलते बोलते अनाहिता की आंखें भर आई थी, लेकिन फिर भी सिर्फ इस सोच ने हमारे दिमाग को अपने काबू में ले लिया। हमें बचपन से लेकर पापा के जाने तक का हर मंजर याद आने लगा। उस वक्त सिर्फ एक बात आ रही थी दिमाग में, हर उस शख्स को दूर कर दें खुद से जो हमसे जुड़ा है, या जिसका इस्तेमाल साहिब हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और फिर हम अपनी नफरत और बदले को हथियार बनाकर उन सब पर ऐसा वार करें कि वो एक बार में ही खत्म हो जाएं। इसीलिए हमने वो सब कहा। लेकिन जब आपने कहा कि इस बार आप हमारे पीछे नहीं आएंगे, तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे हम नीचे चले गए, और आप कहे मुताबिक पीछे नहीं आए। फिर बाकी चीजें हुई, लेकिन आपने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। उन 3 घंटों में जब हमारी हालत ऐसी हो गई, तो अगर आप हमारी जिंदगी में ना रहे तो हमारा क्या होगा? इस एक सोच ने हमें वापस सोचने पर मजबूर कर दिया, और हमारे दिमाग को इस बार हमारे दिल ने सोचने का मौका नहीं दिया। दिल ने कह दिया कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह सकता, 1 मिनट के लिए भी नहीं। साहिब से बेहिसाब नफरत होने के बाद हमें नहीं लगा था इस दिल में कभी मोहब्बत भी आ पाएगी, लेकिन आपके प्यार में इतनी शिद्दत है कि उसने हमें हमारे डर को हराने पर मजबूर कर दिया। हमने जो भी कहा उसे भूलकर आप फिर से हमें गले नहीं लगा सकते पार्थ। कहते कहते अनाहिता जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। पार्थ ने मुड़कर देखा तो अनाहिता सर झुकाए रोए जा रही थी। उसे यूं देख पार्थ की आंखें भी नम हो गई। वो अनाहिता के करीब आया और उसे उठाकर गले लगा लिया। अनाहिता अब भी रोए जा रही थी। पार्थ ने दोनों हाथों से उसके आंसुओं को साफ किया और उसके चेहरे को पकड़कर बोला, मौत के अलावा अब और कोई वक्त नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। पार्थ सिन्हा का प्यार इतना कमजोर नहीं जो तुम्हारे कहने से गायब हो जाए। मेरा दिल पत्थर के उस चट्टान जैसा है जिस पर सिर्फ एक बार ही कोई तस्वीर बनाई जा सकती थी, और अगर उस तस्वीर को हटाने की कोशिश की तो पत्थर ही टूट जाएगा, लेकिन तस्वीर नहीं हटेगी। अब तो आप खुद भी चाहोगी तो भी ये बंदा आपको छोड़कर ना जाएगा शेरनी। अब तो पीछे पड़ गया है ये पागल। पीछा छुड़ाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो सोच लो, कहीं तुम्हें डर ना लगे। अनाहिता पार्थ के सीने में सर छुपाते हुए, हमें अब ताउम्र इसी पागल के साए में बितानी है, और अपने हम साए से भी कभी किसी को डर लगता है क्या? इन्हीं बाहों में मुझे महफूज रहना है अब, तू चाहे या ना चाहे मेरे हमदम, अनाहिता ने शायराना अंदाज में कहा। तो पार्थ ने उसका माथा चूम लिया। कुछ देर बाद अनाहिता ने पार्थ से कहा, पार्थ, हम घर जाना चाहते हैं अभी। पार्थ, लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि। अनाहिता, रहने के लिए नहीं मेजर साहब, हम पापा को ये लेटर दिखाना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं उनकी बेटी उस मुकाम पर है जहां उसे देख उनकी खुशी संभाले ना संभलती। प्लीज पार्थ, आप हमें ले चलिए वहां। दादू से बोलेंगे तो हमें नहीं जाने देंगे। ऊपर से अभी हमारी दोनों माएं गुस्से में होंगी, उन्हें भी मनाना है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो नंदू है और उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए चलिए ना प्लीज। पार्थ, चलूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो वहां जाकर तुम रोओगी नहीं और हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। याद है ना, सर ने कहा था हमारे घर पर नजर रखी जा रही है और हो सकता है बाहर जाने से तुम्हारी जान को खतरा हो। अनाहिता, हम वादा करते हैं आप जो भी कह रहे हैं हम सब मानेंगे। प्लीज अब चलिए ना। पार्थ, लेकिन चलेंगे कैसे? अनाहिता, हॉल की तरफ से। पार्थ अनाहिता के गालों को खींचकर, अरे मेरी भोली भाली शेरनी, हॉल में सब बैठे हैं, तुम्हारे हिटलर मामू भी।
और हमारे डियर दादू भी। तो यहां से जाना तो इम्पॉसिबल ही समझो, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या? पार्थ अभी घूम घूम कर सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर गार्डन में लड़ रहे निकी और कार्तिक पर गई। पार्थ के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कार्तिक को वहां बुलाया और पीछे की साइड से सीढ़ियां लगाने को कहा। कार्तिक को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वहां सीढ़ियां लगा दी। पहले उनसे पार्थ उतरा और फिर अनाहिता। अनाहिता लास्ट पायदान से गिरने वाली ही थी कि पार्थ ने उसे पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उन्हें यूं देख निक्की ने उनकी बलाइयां ली और कार्तिक को देखकर कहा, देख ले मनहूस, इसे कहते हैं प्यार। थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई और अभी देख, दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी लड़े ही ना हो। और एक बेचारी नंदिनी है जिससे तू आज सुबह से मिला ही नहीं। वो बेचारी भी सोच रही होगी, कौन सी मनहूस घड़ी में तुझ जैसे छछुंदर से प्यार हो गया। सीख कुछ तो सीख। निक्की ने कार्तिक के सर पर 2-3 बार मारा तो कार्तिक चीख पड़ा, क्या सीखूं? इनकी तरह लड़ता मरता रहूं या दिन भर नंदू को गोद में उठाकर घूमूं और फिर लात मारकर इस घर से भगा दिया जाऊं? इनकी किस्मत तो अच्छी है, घर में बताने से पहले ही घर वाले तैयार हैं इनकी शादी के लिए। मुझे और नंदू को अभी पापड़ बेलने पड़ेंगे, और वो भी बेसन वाले। 1 मिनट रुक, मुझे सीखने का ज्ञान दे रही है, खुद को देख सिंगल मरी जा रही है। खुद को तो कोई मिला नहीं आज तक, जो एक मिला भी था वो भी। कार्तिक बोलते बोलते रुक गया। उसने निक्की का चेहरा देखा जो अचानक से उदास हो गया था। कार्तिक, सॉरी यार, गलती से निकल गया मुंह से, माफ कर दे यार। निक्की, क्या हो गया? जो हुआ है वही तो बोल रहा है, कुछ गलत तो कहा नहीं। अब उसे छोड़ और इन्हें संभाल, जो 1 घंटे से आंखों में ही देखे जा रहे हैं। कहते हुए निक्की ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया तो वो दोनों वहां नहीं थे। निक्की कार्तिक से, ओ कहां गए ये दोनों? भाग गए क्या यार? देख, भागे होंगे तो तू ही पकड़ा जाएगा, मैं तो बोल दूंगी मैं यहां थी ही नहीं। फिर तुझे खुद का ही केस मिलेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सोच कितना मजा आएगा, है ना? कार्तिक ने निक्की को पकड़ा और गले से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ खड़ा पार्थ भी आया और दोनों को एक साथ गले लगा लिया। पार्थ, कैसे कर लेती है तू निक्की ये सब? खुद का दर्द छिपाकर हमारे साथ ऐसे खुश हो जाती है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। कार्तिक, हम नहीं जानते क्या तेरी इस नकली हंसी के पीछे कितना दर्द भरा है? माफ कर दे यार, गलती से निकल गया था मेरे मुंह से। निक्की दोनों को गले लगाते हुए, यार क्या बातें लेकर बैठ गए तुम दोनों? मैं खुश हूं सच में। वो एक हादसा था जो हो चुका है। कौन था मेरा जब तुम दोनों मिले थे मुझे? एक अनाथ जो एकदम अकेली थी। आज तुम दोनों हो मेरे साथ। अनाहिता है, आंटी हैं, अंकल हैं, दादू दादी हैं, अर्चित, नंदिनी, मुक्ति जैसी बहनें हैं, और क्या चाहिए? पूरा परिवार तो है मेरे साथ। 3 साल पहले जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, तो मैं क्यों उसका अफसोस मनाऊं? इसीलिए तुम दोनों ये सेंटी बातें करनी बंद करो, वरना अनाहिता क्या सोचेगी मेरे बारे में? थोड़ी दूर पे खड़ी अनाहिता को देख निक्की ने कहा, अनाहिता यही कहेगी कि इतनी अच्छी दोस्त कुछ ही लोगों को मिलती है, इसे हमेशा संभाल के रखना। निक्की, हमेशा। लेकिन तुम भी एक वादा करो मुझसे, आज से तुम दोनों कभी अलग होने की बात नहीं करोगे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करोगे। अनाहिता, वादा रहा। कार्तिक, वैसे तुम दोनों जा कहां रहे हो ऐसे छिप छिप कर? पार्थ, अनाहिता के घर, प्लीज तुम दोनों संभाल लेना 1 घंटे के लिए। कार्तिक हंसते हुए, लेकिन अनाहिता का घर तो यही है, फिर कहां? जहां कार्तिक की इस बात से अनाहिता शर्मा गई, वहीं निक्की ने कार्तिक की पीठ पर एक मुक्का जमा दिया। निक्की, ओए कमीने, ये घर उसका है, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं। अभी तो अनाहिता का घर ही उसका है। पहले अनाहिता की सगाई तो होने दे इसके साथ। जा मेरी कम्मो, मैं संभाल लूंगी, और ये अपनी आइटम भी। निक्की ने कार्तिक को देखते हुए पार्थ को आंख मारकर कहा, कार्तिक तुझे मैं आइटम दिखता हूँ? निक्की, नखरे तो ऐसे ही दिखाता है, छमिया जैसे। कार्तिक, एक और बार तूने मुझे आइटम या छमिया कहा तो देख लेना। निक्की, क्या करेगा? जेल में डाल देगा? बताएगा क्या लोगों को कि मैंने तुझे छमिया बोला? निक्की ने भागने की पोज बनाते हुए कहा। कार्तिक निक्की को भगाते हुए, नहीं तुझे मार के मैं जेल जाऊंगा तेरे मर्डर के जुर्म में, और उसके पीछे वापस दौड़ने लगा। पार्थ, इन दोनों का ये चलता रहेगा, तुम चलो जल्दी, वरना घर के लोग आ गए तो नहीं जा पाएंगे। दोनों घर वालों से नजर बचाकर गेट के बाहर निकले और पार्थ के बुलेट पर अपने घर की ओर चल पड़े।
रास्ते में अनाहिता ने पार्थ के कंधे पर सर रखा और उसे कस के पकड़ रखा था। रास्ते में ही जोर की बारिश होने लगी। घर पहुंचते पहुंचते दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अनाहिता ने घर का गेट खोला और लाइट ऑन की। पिछले 20 दिनों से अनाहिता पार्थ के घर थी, लेकिन फिर भी घर काफी साफ सुथरा लग रहा था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतने तरीके से सजा था कि उसके छोटे होने का एहसास ही नहीं होता था। पार्थ यहाँ 3 बार आ चुका था, लेकिन सिर्फ हॉल तक। उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं हुई कभी। मेन हॉल में अनाहिता के पापा की एक फुल साइज की फोटो लगी थी, जो काफी जीवंत लग रही थी। हालांकि दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन फिर भी अनाहिता ने पार्थ का हाथ पकड़ा और उस फोटो के सामने आकर खड़ी हो गई। अनाहिता ने लेटर फोटो के सामने रखा और पार्थ के हाथों को पकड़कर बोली, पापा, आज हम बहुत खुश हैं। आज से आपकी बेटी अपने देश के लिए वो सब करेगी जो आप करना चाहते थे। पूरी ईमानदारी से देश को उसके हर दुश्मन से बचाने की कोशिश करेंगे। भले से हमारी जान भी चली जाए, लेकिन ये जज्बा अब कहीं नहीं जाएगा। और आज आपके सामने खड़े होकर इनके हाथों को पकड़कर इन्हें ये यकीन दिलाते हैं, कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये हाथ नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए अनाहिता की आंखें एक बार फिर भर आई। पार्थ ने इस वक्त उसके हाथों को पकड़कर ही रखा था। अनाहिता ने अपने पापा की फोटो से सर लगा लिया और कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही। बहुत सारा दर्द और आंसू जो उसने सबसे छिपा रखे थे, आज न जाने क्यों बाहर आना चाहते थे। आज उसे किसी की फिक्र नहीं थी। उस फोटो से सर लगाकर ही उसे सुकून मिल रहा था। ये एहसास ही था जो अब उसके पास था। काफी देर तक जब वो ऐसे ही खड़ी रही तो पार्थ से रहा नहीं गया। उसने अनाहिता को पकड़ा और थोड़ी दूर लाकर बोला, भीग गई हो तो मना, और मैं भी। कपड़े चेंज कर लो, वरना बीमार पड़े तो घर से डांट के साथ साथ मार भी पड़ेगी। अनाहिता ने ध्यान दिया। पार्थ अब ठंड से कांप रहा था। अनाहिता अंदर अपने कमरे में आई और अलमीरा से एक शर्ट निकाली जो उसे काफी बड़ी थी। पार्थ को देकर बोली, इसे पहन लो, और खुद कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। पार्थ अनाहिता का कमरा ध्यान से देखने लगा। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, यहां तक कि पार्थ के कमरे का आधा भी नहीं, लेकिन अनाहिता का कमरा काफी शांति और सुकून दे रहा था। कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। उस खिड़की के सामने से गार्डन दिखता था जहां काफी पेड़ थे। अनाहिता के कमरे में ज्यादा तस्वीरें नहीं थी, बाकी लड़कियों जैसे। उसके कमरे में फैमिली ट्री वाले फ्रेम में उसकी और रुद्राक्ष के बचपन की तस्वीरें थी, उसके माँ पापा के साथ। उसी के साथ एक गिटार दीवार पर टंगा था। बाकी पूरे कमरे में कुछ भी नहीं था। सामने की अलमारी पर खूब सारी किताबें और मेडल्स रखे थे जो अनाहिता के ही थे। उसके बीच में अनाहिता की उसके पापा के साथ एक खूबसूरत तस्वीर थी जिसमें अनाहिता अपने पापा की गोद में थी। उसमें उसकी आंखें बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी खुली हंसी जो शायद उसके बाद कभी नहीं दिखी। उनके साथ उसके गालों का वो डिंपल। उस वक्त जो चमक छोटी अनाहिता के चेहरे पर थी, वो वक्त के साथ बढ़ने की बजाय खत्म सी हो गई थी। पार्थ ने अब कमरे से नजर हटाकर शर्ट देखी तो हंस पड़ा। टी शर्ट पिंक कलर की थी जो शायद अनाहिता ने एक बार भी यूज नहीं की थी। फिर भी काम तो चलाना ही था, तो पार्थ ने वो पहन लिया। टी शर्ट पार्थ को फिट थी या शायद बड़ी थी। अनाहिता बाहर आई तो पार्थ उसे गले लगाने के लिए बढ़ा ही था कि अनाहिता खुद उसकी तरफ आई और उसकी टी शर्ट में घुस गई। अनाहिता की ये हरकत देख पार्थ खुद की हंसी रोक नहीं सका। दोनों वैसे ही खिड़की के पास बैठ गए। अनाहिता पार्थ की टी शर्ट से निकलकर उसके पैरों के बीच उसके सीने से सर लगा के बैठ गई। इस वक्त पार्थ और अनाहिता के हाथ एक दूसरे के हाथ में थे और पार्थ अनाहिता के कंधे पर अपना सर रखे सामने देखने लगा। पार्थ, मुझे नहीं पता था मेरी शेरनी इतनी रोमांटिक है। अनाहिता, इतनी भी क्या जल्दी है मेजर साहब, पूरी उम्र साथ ही रहना है, जानते रहिएगा, वरना क्या पता सब कुछ जानने के बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया तो। पार्थ, तुम्हारे बारे में जानने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं इस खूबसूरत किताब का हर पन्ना, पन्ने की हर लाइन, हर शब्द इत्मीनान से पढ़ना चाहता हूं, उम्र के आखिरी पड़ाव तक। अनाहिता, बस यही तो हम चाहते हैं, तुम हर पल हमारे साथ रहो। हर उस पल जब हम खुश हों, जब हम गुस्सा हों, उस वक्त भी आप हमारा हाथ थामे हमारे साथ खड़े रहो। जब हम साहिब और उसके काले साम्राज्य को उसके अंत तक पहुंचाएं, उम्र के आखिरी पड़ाव में भी।
जब हम आपके हाथों को थामे अपने घर के गार्डन में बैठे देख रहे हो ढलता सूरज, आपके हाथों में मेरी बनाई चाय हो और आप कहें कि आप हमें तब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। पार्थ ने अनाहिता की बातें सुनी तो उसका माथा चूम लिया। दोनों काफी देर तक खिड़की के पास बैठे रहे। ये कुछ सुकून के पल थे जो दोनों को अनायास ही मिल गए थे। पार्थ ने देखा आज अनाहिता काफी सुकून से आंखें बंद किए उसके आगोश में बैठी थी। पहले तो पार्थ उसे देख मुस्कुराया, फिर उसके बालों में अपनी उंगलियां फेराते हुए बोला, ये गिटार बजाती भी हो या यूं ही टांग रखा है? अनाहिता आंखों को बंद किए हुए, सीखा था, पापा ने खुद सिखाया था, लेकिन पिछले कई सालों से इसे छुआ तक नहीं है। पार्थ, तो चलो आज छू लो। अनाहिता, रहने दो, पता नहीं मुझसे ठीक से बजेगा भी या नहीं। अनाहिता ने बात को टालते हुए कहा। पार्थ, कुछ भी नहीं, उठो, मुझे देखना है तुम्हें गिटार बजाते हुए। अनाहिता, पार्थ कभी कभी आप बच्चों जैसे जिद करते हैं। पार्थ, हाँ करता हूं, क्योंकि मैंने अपना बचपन अभी जिंदा रखा है। चलो तुम भी अपना बचपन जीने की एक कोशिश करो। पार्थ ने उठकर गिटार को उतारा और अनाहिता के हाथों में दे दिया। अनाहिता ने छूकर उसे महसूस किया, जैसे उसके पापा ने अचानक कहीं से आकर उसका हाथ थाम लिया हो। पार्थ, पापा की याद आ रही है। अनाहिता, जब भी इस गिटार को छूते हैं अनाहिता से पापा की अनी बन जाते हैं। पापा हमेशा कहते थे, मेरी अनी दुनिया की सबसे बहादुर बेटी है, जो चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि उनके बिना उनकी ये अनी कुछ भी नहीं है। पार्थ, पापा जो भी कहते थे 100% सही कहते थे। सच में उनकी अनी दुनिया की सबसे बहादुर बेटी है। कोई कर सकता है भला जो तुमने किया है आज तक? अब बस इतना सोचो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। अनाहिता ने बंद आंखों से उस गिटार पर हाथ फिराया और उसकी उंगलियां गिटार के तारों पर चलने लगी। साथ ही वो खुद भी गाने लगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हो। गाने के बोल ने अनाहिता को बचपन की याद दिला दी, जब यहीं बैठकर उसके पापा उसे ये गिटार बजाते और सिखाते थे। ऐसा नहीं था अनाहिता कमजोर थी या उसे अपना दुख संभालना नहीं आता था, लेकिन पार्थ के आगे वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती थी। यही हो रहा था, उसके हाथ रुक गए और आंखें बरस पड़ी। पार्थ ने अनाहिता का हाथ पकड़ा और वापस तारों को छेड़ दिया। आज भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी। पार्थ और अनाहिता के हाथ अब भी गिटार पर थे। पार्थ ने महसूस किया अनाहिता के हाथ कांप रहे थे। पार्थ ने देखा अनाहिता के हाथों में गिटार का तार लग गया था। उसके हाथों से खून निकल आया था। पार्थ ने गिटार एक साइड में रखा और पास टेबल से फर्स्ट किट ले आया। वैसे ज्यादा लगी नहीं थी। पार्थ ने उसे साफ कर बैंडेज किया। अनाहिता, आसान नहीं होता अपनी यादों को वापस याद करना। जख्म वापस हरे हो जाते हैं। वो हर लम्हा जहन में यूं घूम जाता है जैसे कल की ही तो बात हो। बहुत खुश थे हम सब। यहीं बैठे थे हम दोनों और पापा गिटार बजा रहे थे और यही गाना गा रहे थे। कौन जानता था वो रात हमसे हमारी जिंदगी छीन लेगी। हमारे पापा, जिनका साथ ही हमारे लिए सब कुछ था, उस साहिब ने वो सब छीन लिया हमसे। नफरत है हमें उस शख्स से, उसके नाम से, उसकी मौजूदगी से। हम अपनी नफरत शब्दों में नहीं बता सकते। पार्थ ने देखा अचानक से अनाहिता के चेहरे से मासूमियत गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम से कठोर हो गया। इतनी नफरत की एक बार की मन करता कि रिवॉल्वर की पूरी मैगजीन खाली कर दे उनके सीने पे। लेकिन इतनी आसान मौत उसके नसीब में नहीं है। ना ही इतनी जल्दी हम उन्हें मारना चाहते हैं। वो जिंदा रहेंगे अपने हर अजीज की मौत देखने के लिए, उनकी लाश उठाने के लिए। जैसे जैसे उनके अपने उनसे दूर होंगे, उनकी आंखों में डर और खौफ बढ़ता जाएगा और ये हमारा बदला होगा उस हर जख्म का जिसे उन्होंने हमें, हमारी माँ और भाई को दिया।
अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए। इस कदर बर्बाद करेंगे उनके साम्राज्य को कि वो चाहकर भी नहीं समेट पाएंगे। मानते हैं अभी हम इतने काबिल नहीं हैं। उनके पास अनगिनत लोग हैं, बेहिसाब पैसा, वाहियात सोच और ना पिघलने वाला दिल। लेकिन हमें यकीन है हम उन्हें उस हालत में जरूर लाएंगे कि वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगे हमारी मां से, और तब हम सामने से उनके उस दिमाग पे गोली मारेंगे जिसने उन्हें हैवान बना दिया है। पार्थ ने देखा इस वक्त अनाहिता के चेहरे पर एक अजीब सी नफरत दिख रही थी। ये वो अनाहिता नहीं थी जिसे पार्थ जानता था। बदले और नफरत की सोच ने अनाहिता के दिमाग पर काबू कर लिया था। वो तो पता नहीं कहां से दिल ने दिमाग की ना सुन के पार्थ को अपना हमराही चुन लिया था। पार्थ ने अनाहिता को झटके से अपनी तरफ खींचा और गले लगा लिया। शायद उसे पता चल गया था अनाहिता की नफरत और बदले को सिर्फ उसका प्यार ही कम कर सकता था। पार्थ ने अनाहिता को कुछ पलों के लिए गले लगाए रखा। अनाहिता ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, क्या हुआ मेजर साहब? पार्थ, कुछ नहीं, बस तुम्हारे गुस्से से डर लग रहा था मुझे। अनाहिता मुस्कुराते हुए, अच्छा जी, इतने भी डरते नहीं हैं आप जितना प्रिटेंड करते हैं। पार्थ, तुम्हें क्या पता अभी तुम्हारी बातें सुन के मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, देखो। कहते हुए पार्थ ने अनाहिता का हाथ अपने सीने पर दिल वाली जगह पर रख दिया। तभी पार्थ का फोन बजा। फोन कार्तिक का था। पार्थ ने फोन उठाया तो कार्तिक बरस पड़ा। कार्तिक, ओ लैला मजनू, मुझे यहाँ फंसा के कहाँ आशिकी फरमा रहे हो? 15 बार मुझसे पूछताछ हो चुकी है, और तो और तुम्हारे चक्कर में मेरी लव स्टोरी मुश्किल में जो पड़ गई सो अलग। आजा जल्दी, वरना बिना खाना खिलाए घर वाले भगा देंगे मुझे, और मेरी वाली कुछ करेगी भी नहीं। तेरी वाली तो मान गई, लेकिन तेरी बहन गुस्सा हुई तो फिर से 4 साल गए। तू सुन भी रहा है या नहीं? हेलो हेलो। ये नेटवर्क भी काम के टाइम ही स्लो होता है। आज तो मेरी मौत पक्की है। ये अनाहिता का मामा और मेरा ससुर दोनों मिलके मेरी चटनी बना देंगे। अरे मेरी जान के दुश्मन, कुछ तो बोल। पार्थ, बोलने देगा तो बोलूंगा ना, कितना बोलता है। कार्तिक, एक वक्त था जब तुझे बड़ी पसंद थी मेरी बातें, अब लड़की मिल गई तो दोस्त की बातें बेकार हो गई। होता है बेटा, होता है। पार्थ, सुन नौटंकी बस कर, 20 मिनट में आ रहा हूं, बस तब तक संभाल ले सब। कार्तिक, बस 20 मिनट। पार्थ, हाँ मेरे बाप, बस 20 मिनट। पार्थ ने फोन रखा और अनाहिता को लेके घर की तरफ चल दिया। अभी ज्यादा रात तो नहीं हुई थी, लेकिन बारिश होने की वजह से रोड काफी गीली थी। अनाहिता ने नोटिस किया पीछे 2 बाइक वाले उनका पीछा कर रहे हैं। अनाहिता ने पार्थ से बुलेट स्लो करने के लिए कहा और नीचे झुककर रोड से 2 पत्थर उठा लिए। उसने बुलेट के कांच में देख निशाना लगाया और दोनों बाइक चलाने वाले लड़कों के माथे पर दे मारा। पत्थर सीधा उनके माथे पर लगा और उनका बैलेंस बिगड़ गया। वो बाइक से गिर पड़े और काफी दूर तक फिसल गए। एक बाइक वाला साइड के पेड़ से टकरा गया, वहीं दूसरा फिसलते हुए आगे के रोड पर जा गिरा। अनाहिता ने पार्थ को बुलेट उसके पास रोकने को कहा और एकदम उसके पास जाकर बोली, माँ पापा ने तमीज नहीं सिखाई क्यों किसी का पीछा नहीं करते? लो, मिल गई सजा। अब जाओ हॉस्पिटल का बिल बढ़ाओ। जो काम बस का ना हो नहीं करना चाहिए। और पार्थ से बुलेट चलाने को कहा। पार्थ, तुम क्या चीज हो यार, क्यों पंगे ले रही थी उनसे? वो कुछ नहीं करते। मेरी बुलेट पर पीछे आर्मी की प्लेट लगी है। अनाहिता, नॉर्मल लड़के होते तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो गुंडे थे। पार्थ सर पीछे करके, गुंडे? तुम्हें कैसे पता? और हमारा पीछा क्यों? अनाहिता पार्थ का सर आगे की तरफ करके, जी हाँ गुंडे। शक्ल नहीं देखी उनकी? वो साहिब के गुंडे थे। जाते वक्त भी पीछे ही थे और आते हुए भी। पार्थ वापस सर पीछे करके, तो तुमने जाते वक्त ही क्यों नहीं बताया? अब तो इन्होंने तुम्हारा घर देख लिया, उन्हें अब बुआ का पता चल जाएगा। अनाहिता वापस उसका चेहरा सामने करते हुए, तो? पार्थ वापस सर पीछे करके, तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है? वो कुछ भी कर सकते हैं, खुद की जान का छोड़ो, तुम्हें तो बुआ की जान की भी कोई फिक्र नहीं है। अनाहिता पार्थ का सर आगे की तरफ कर लग रहा है डर, लेकिन ये सोचकर कि अगर आपके सर पीछे करने की वजह से कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया तो? बार बार आप सर पीछे किए जा रहे हैं। पार्थ, सॉरी, लेकिन अगर वो घर में गए तो? अनाहिता मुस्कुराते हुए, उस घर में हमारे अलावा और कोई नहीं जा सकता। अनाहिता ने कहा
और पार्थ को कसकर पकड़ लिया। पार्थ, मतलब तुमने सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर रखा है? अनाहिता, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से खेलना हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब बस अपने दिमाग को आराम दीजिए और ये राइड एंजॉय कीजिए। पार्थ तो पूरा कंफ्यूज हो चुका था। उसे लग रहा था वो अनाहिता को काफी अच्छे से जानता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था वो एक नई मिस्ट्री बनकर सामने आ जाती थी। कभी एकदम से बहादुर तो अचानक से मासूमियत से भरी बच्ची, कभी तो ऐसा गुस्सा जो सब तबाह कर दे, और कभी इतना प्यार कि संभालना ही मुश्किल लगे। कभी जिद ऐसी कर ले कि किसी की ना माने, और कभी इतनी सीधी कि बिन बोले बात मान ले। पार्थ अपनी सोच में ही था कि घर आ गया। दोनों छिपते छिपाते पीछे से अंदर आ गए। पार्थ अपने कमरे में चला गया कार्तिक और निक्की के साथ। वहीं अनाहिता छत पर ही बैठ गई। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। इस 1 घंटे में जैसे उसने अपने पसंद की जिंदगी जी ली हो। हॉल में खाना लग चुका था। तभी नंदिनी, पार्थ और बाकी सबको बुलाने आई। सबको बुलाकर नंदिनी अनाहिता के पास आई। नंदिनी, चल खाने के लिए माँ बुला रही है। अनाहिता, हमें भूख नहीं है। नंदिनी, क्यों? सुबह से कुछ खाया नहीं तो भूख क्यों नहीं है? अनाहिता, खाया तो। नंदिनी, क्या? अनाहिता, थप्पड़। नंदिनी, हाँ तो जो थप्पड़ खाने के काम करेगा थप्पड़ ही खाएगा ना। अब जल्दी से नीचे चल वरना वापस थप्पड़ खाएगी। अनाहिता, कौन मारेगा हमें? एक बार दिया तो बार बार मारोगी क्या तुम? अनाहिता कुछ और बोलती इससे पहले नंदिनी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। अनाहिता हड़बड़ा गई। अनाहिता, अगर एक थप्पड़ और मारा तो? अनाहिता के कुछ आगे बोलने से पहले ही नंदिनी ने वापस एक थप्पड़ दे दिया। नंदिनी, अगर चाहती हो कि कुछ और ना बोले तो सीधे से नीचे चलो। अनाहिता, नहीं जाएंगे। अनाहिता ने झूले में बैठते हुए कहा। तभी रिधिमा जी भी छत पर आ गई, लेकिन अनाहिता को वो दिखाई नहीं दी। अनाहिता, जिसे देखो थप्पड़ मारे जा रहे हैं। एक बार भी ये नहीं कहा कि जो किया अच्छा किया। कोई और लड़की ये सब नहीं करती। ये नहीं कहा किसी ने कि प्राउड है उन्हें हम पर। बस मौका मिला और हाथ साफ कर लिया। अगर पता होता इतने थप्पड़ पड़ेंगे तो सीधे जाकर उस जालिम दादा के सामने खड़ी हो जाती। रिधिमा, तब थप्पड़ नहीं मारती, तुम्हें ही मार देती मैं। अनाहिता, माँ आप कब आई? रिधिमा, जब तुम अपना दुखड़ा रो रही थी। गलती तुम्हारी थी तो सजा तुम्हें ही मिलेगी ना। गलती की थी ना सारी बातें छिपा के, मुझसे भी और तो और नंदू से भी। कम से कम उस बेचारी को तो बता देती। देखो जरा इसका चेहरा। रिधिमा ने नंदू की ओर देखते हुए कहा। अनाहिता, अच्छा बता देते तो आप सब लग जाती ओवर रिएक्ट करने में, जैसे अभी कर रही हैं। और इसने भी बहुत कुछ छिपाया है हमसे। हमने तो नहीं मारा इसे। नंदिनी, मारा था, और वो एक थप्पड़ मेरे इतने थप्पड़ों से ज्यादा लगा था। रिधिमा ने आगे आते हुए अपना हाथ उठाया ही था कि अनाहिता पीछे हट गई। उसे ऐसे देख रिधिमा और नंदिनी को हंसी आ गई। रिधिमा अनाहिता के गाल छूते हुए, 4 सालों से लोगों को पीट रही हो, कराटे चैंपियन हो, साथ में स्पाई का काम अलग, फिर भी एक थप्पड़ से डर गई। अनाहिता, माँ का थप्पड़ इन सबसे ज्यादा दर्द देता है, और दोस्त का भी। रिधिमा, ज्यादा जोर से लग गई मेरे बच्चे को। रिधिमा ने अनाहिता के गालों को देखते हुए कहा। अनाहिता, नहीं, लेकिन दोबारा मत मारना। रिधिमा, भूख लगी है मेरे बच्चे को। अनाहिता, बहुत जोर से। रिधिमा, चल फिर नीचे। अनाहिता नंदिनी की ओर इशारा करके, आप तो मान गई, लेकिन ये अब तक गुस्सा है। पहले इसे बोलो गुस्सा खत्म करके हमें गले लगाए। रिधिमा, जिस दिन तू माँ बनेगी उस दिन पूछूंगी। मैं नीचे जा रही हूँ और मामला सुलझा के तुम दोनों भी नीचे आ जाओ, वरना भाई साहब को भेजूंगी अब। ये कहकर रिधिमा नीचे चली गई। अनाहिता, देख एक बात तूने छिपाई, एक हमने छिपाई, बात बराबर। आज से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे तुमसे, प्रॉमिस है हमारा। नंदिनी, सच्चा वाला या वैसे ही? अनाहिता, एकदम सच्चा। नंदिनी, तो आजा, लग जा गले। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। नंदिनी, ज्यादा थप्पड़ मार दिया ना, सॉरी, लेकिन तूने भी गलती की थी। अनाहिता, कोई नहीं, इतनी भी जोर से नहीं लगा था। नंदिनी, तो एक और मार के देखूं? कहकर नंदिनी ने हाथ उठाया तो अनाहिता ने गाल पीछे कर दिया। नंदिनी, मजाक था भाई,
और दोनों हंसते हुए नीचे आ गए। आज घर में सब बहुत खुश थे। घर का माहौल एक त्योहार जैसा हो गया था। सब हंसते हुए एक साथ खाना खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साहिब की हवेली पर शोर मचा था। बड़ी सी शानदार हवेली, जहां चारों तरफ इंसान से ज्यादा आलीशान झूमरों की आवाज आ रही थी। मेन गेट पर 2 बाउंसर खड़े थे। एंट्री गेट पे बड़ा सा दरवाजा था, वहां पर भी 2 लोग खड़े थे। साहिब दक्ष और उनकी पत्नी अमिता ऊपर के एक कमरे में खड़े थे। उनके सामने कमरे के बेड पर एक 22-23 साल का लड़का बैठा था, जो पूरी तरह नशे में था। दक्ष नौकर से, जब तुम्हें कहा गया था कि ध्रुव को कहीं मत जाने देना, तो ये बाहर कैसे गया और उसकी ये हालत कैसे हुई? और उसने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ लगा दिया। साहिब, अपनी गलती के लिए कब तक दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे दक्ष? कभी तो खुद की गलतियां कबूल करो। आज तुम्हारी वजह से इतनी सी उम्र में इसकी ये हालत हो गई है। अब संभालो इसे, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से हम इसे खो दें। कहते हुए साहिब अपने कमरे की ओर चले गए। दक्ष जाकर ध्रुव के पास बैठ गया। क्यों करते हो ये सब नशा? कितनी बार कहा है, काबिल बनो, तभी इस साम्राज्य के राजा बन पाओगे। ध्रुव, मुझे नहीं बनना आप सब जैसा खूंखार, बेदिल और देशद्रोही। नहीं चाहिए मुझे ये साम्राज्य, ना ही मुझे इसका राजा बनना है। बचपन से कुछ नहीं मांगा मैंने आपसे, अपने प्यार के सिवा, लेकिन आपने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। आज वो इसी शहर में है, लेकिन मैं ना उससे मिल सकता हूं, ना ही बात कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, आज उसके बिना मैं जी नहीं सकता। दक्ष, तू समझता क्यों नहीं? तुझे इस साम्राज्य का इकलौता वारिस बनाने के लिए क्या क्या किया है मैंने। तेरी ये हरकतें मेरी सारे किए कराए पर पानी फेर देंगी। अमिता, आप खुद के सपनों का बोझ मेरे बच्चे के कंधों पर क्यों डाल रहे हैं? ये सब आपको ही मुबारक हो। मैं तो उस पल को कोसती हूँ जिस पल आपकी बातों को सच मान के मैं आपके साथ वापस इस नरक में आ गई। दक्ष, चुप रहो तुम, ये मेरा बेटा है। देखता हूं कितने दिनों तक दूर भागता है ये इन सब से। जैसे जैसे इसे इन सब की आदत पड़ने लगेगी, सब अच्छा लगने लगेगा इसे। दक्ष कुछ बोलता उससे पहले उसे एक फोन आया और उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान दौड़ गई। वो बाहर चला गया, अमिता ध्रुव के पास बैठते हुए। अब कुछ भी कर ले, मैं मेरे बच्चे को इस पापी साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे बच्चे को उसकी खुशी दिला सके। मन में एक कठोर निर्णय करती हुई अमिता ने कहा।